पहले डीसी साहब को से इंक्वायरी करनी चाहिए कि वो कैसे इसमें बिल्कुल ही नकारा उसने। वो इतने गुरूर में है, मैं बोलता हूँ ऊपर वाला क्या करे, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, ये उसके साथ होना चाहिए, उसके बच्चे के साथ होना चाहिए ऐसा ही। तब उसको पता चल जाता है कि बच्चे का दर्द क्या होता है। आप बोलते हो ये, या एसपी साहब थे, एसपी साहब मेरा जानवर अच्छा था, ताहिर साहब थे, उन्होंने उनको मैंने 10 बार उस वक्त फोन किया, उसने भी फोन नहीं किया। तो अब फोन उठाया आपका? फोन नहीं उठाया जी। अब बड़े जी ये तो वहाँ जो लॉबी है वो वीआईपी लॉबी है, ये बड़ी क्या बोल सकते, ये गवर्नमेंट के लोग हैं, अफसोस का इजहार तक नहीं। डीसी साहब की ये जिम्मेवारी नहीं बनती थी, उसका एक ऑप्शन था। बेशक कुछ भी हालात हो सकते हैं, लेकिन उसको चाहिए था। आज की डेट तक उसने फोन नहीं किया, उसने ये नहीं पूछा कि भाई चलो अब ये रह गया, ये करना है आपको, नहीं पूछा। ठीक है भाई, लोग मरते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, वो नहीं मसला होता है, लेकिन एक इंसान का, एक डीसी लेवल का एएस अफसर वो इस तरह से इनकार है, वो खुदा अपने आप को समझने लगा, खुदा से बढ़कर ही, कि उसने हमको फोन नहीं किया। सिविल सचिवालय में पहली बार बिट्टा जी भट्ट से मेरी मुलाकात तब हुई जब मैंने पत्रकारिता शुरू की। अगर आप चेहरा देखेंगे तो बहुत सारे वो पत्रकार साथी घाटी से, जम्मू से, सिविल सचिवालय के किसी दरवाजे के ऊपर या सिविल सचिवालय में जहाँ भी फ्रिस्किंग होती थी वहाँ बिट्टा जी भट्ट से उनकी मुलाकात ज़रूर हुई होगी। यही बिट्टा जी भट्ट हैं जिनके सुपुत्र 37 वर्षीय राहुल भट्ट की आतंकियों ने तहसीलदार चाडूरा के दफ्तर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी। राहुल शहीद हो चुके हैं और विडंबना देखिए कि ठीक आज से 1 महीने बाद राहुल का जन्मदिन था और राहुल अब इस परिवार के साथ नहीं है। बिट्टा जी भट्ट 2020 में रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद जिंदगी का एक दूसरा सफ़र शुरू हो गया था और बड़ी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे थे कि अचानक इन्हें खबर मिली कि इनके सुपुत्र को आतंकियों ने गोली मार दी। मेरे साथ बिट्टा जी भट्ट हैं। बिट्टा जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप सिविल सचिवालय में लगभग 24 साल रहे। हाँ, 2096 में जब पहली हुकूमत बनी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तब से मैं सिविल सेक्रेटरीट में हैं। सिविल सेक्रेटरी। मुझे अच्छे से याद है कि आप बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत और बड़ी शिद्दत के साथ लोगों से मिलते थे। मैंने पूरे अपने जब से पत्रकारिता शुरू की है कभी भी आपको गुस्से में या लोगों से नाराज़ होते हुए नहीं। गुस्सा तो हमारे इसमें नहीं है, बहुत कम मुझे गुस्सा आता है, बहुत कम, अदरवाइज गुस्सा नहीं आता है। बड़ी अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करती है, बहुत ही ईमानदारी से। तो ये जो आपका घर है जहाँ पर हम इस समय हैं, ये आपने अपने ही टाइम में, अपनी ही नौकरी के वक्त? मैंने 98 में ज़मीन ली थी, फिर 2002 में, 2000 के बाद बनाने की आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट। उसके बाद 20 साल में कुछ कर पाए इस मकान के साथ? कोई छेड़छाड़ कभी दोबारा की हो कि डबल स्टोरी? उतनी हिम्मत ही नहीं पड़ी। वो रिटायरमेंट के बाद मैंने 2 कमरे ऊपर डाल दिया, एक पोर्शन, और वो भी रिटायरमेंट के बाद वो जो पैसा वैसा आता है वो वो किया ऊपर कर। ये जो आपका बेटा था, ये मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज जब अनाउंस हुआ था 2010 में, तब पहले मुलाजमों में से ये उन्हीं 2010 के बाद को ही था। अच्छा, तो उनकी पोस्टिंग हुई उसी समय? इसकी पोस्टिंग हाँ उसी वक्त हो गई थी, डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, डीसी ऑफिस बडगाम। डीसी ऑफिस बडगाम में। तो चाडूरा कैसे जाना? चाडूरा फिर तहसील बडगाम में हो गई इनकी ट्रांसफ़र। तीसरी ट्रांसफ़र पता नहीं, जब से ये डीसी साहब नए आए हैं उन्होंने चाडूरा में इसको फेंक दिया। अच्छा, हाँ। तो जब चाडूरा ट्रांसफ़र हुई थी तो इन्होंने कोई एतराज़ किया था, बताया था? तब एतराज़ नहीं किया, लेकिन मुझे लग रहा है पीछे जब वो पिछला एपिसोड हो गया, मतलब टारगेट किलिंग, उसके बाद इसने डीसी साहब से इल्तिजा की थी पर्सनली भी, और मिसेज ने भी बोल रही है कि उसकी कि हमने इल्तिजा की थी उनको, बार बार की रिक्वेस्ट कि हमें ट्रांसफ़र किया जाए वहाँ से, लेकिन नहीं ट्रांसफ़र की। नहीं ट्रांसफ़र हुई, नहीं की, बिल्कुल नहीं की। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि बेटा जी कि आप चूँकि पुलिस में रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि लगभग सभी मंत्री, सभी एमएलए कश्मीर के जितने भी थे सब आपको जानते हैं, पत्रकार आपको जानते हैं, तो आपने कभी ठीक नहीं, मुनासिब नहीं समझा कि मैं अपने बेटे की ट्रांसफ़र के लिए किसी से बात करूं? सर मैंने नहीं समझा, मैंने सोचा कि हालात चलो ठीक है,
लेकिन अगर वो मुझे बोलते कि जाना किसी के पास मेरे लिए करता, मैं किसी से रिक्वेस्ट भी कर लेता, लेकिन खुद उनको उसने रिक्वेस्ट की थी, खुद उन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पिछले जो 11 साल वहाँ पर इन्होंने नौकरी की, 11-12 साल जो नौकरी की, कभी इसमें 12 सालों में कोई दिक्कत इन्होंने बताई कि किराए पर जहाँ रह रहे हैं वहाँ कोई दिक्कत है, लोगों के एटीट्यूड में, लोगों के बात करने के अंदाज में, कभी इनको महसूस हुआ ये कि ये बहुत ही मिलनसार किस्म के आदमी, ये मेरे से भी ज़्यादा मिलनसार। इसका बड़गामा एरिया में, चाडोरा में इसकी बहुत रेपुटेशन थी, क्योंकि एक तो ये अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा और दूसरा काबिल बहुत था, तो इसको ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मतलब ये तहसील ऑफिस को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को खुद संभाल सकता था, इतनी इसमें कैपेसिटी थी। बड़ा एफिशिएंट बच्चा था, बड़ा एफिशिएंट बच्चा था। पढ़ने में भी जब से बचपन से ही है, बड़ा एफिशिएंट था। इन्होंने कभी 12 साल में आपको शिकायत कोई नहीं बताई कि क्योंकि मैं कई पंडित जो बच्चे जो हैं जो वहाँ मुलाजमत कर रहे हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे कई ये बताते हैं कि हम तो 2010 से सरकार को ये कह रहे थे कि भाई हमको आप जम्मू पोस्ट कर दो, हमें नहीं लगता कि यहाँ हालात कभी ठीक होंगे। और मैं नहीं बता सकता हूँ उसमें कुछ, क्योंकि उसने मुझे भी कभी नहीं बोला कि नहीं वहाँ बिल्कुल ही, क्योंकि उसके ताल्लुकात ठीक थे, रेपुटेशन ठीक थी। आप जब जाते थे वहाँ पर तो घूमते फिरते थे, मुलाकात करते थे, तो कभी महसूस होता था डर खौफ वाली कोई बात? नहीं सर, जब वो पिछला एपिसोड हो गया उसके बाद, उससे पहले मैं वहाँ ही था, श्रीनगर में ही था। मैं भी अपना इलाके में जा रहा था, किसी जगह मुझे नहीं लग रहा था कोई ऐसी बात है, क्योंकि ऐसे हालात नहीं थे। हाँ, जो पिछला वो वाक़ा हो गया इसका, हाँ नहीं, बिंद्रू साहब के ठीक 2 दिन पहले मैं जम्मू आया था, तब तक मुझे नहीं लगा। ठीक 2 दिन पहले मैं जम्मू आया था वहाँ से, तो मुझे नहीं कोई ऐसी बात लगी, और मैं फारफलंग बड़ा एरियाज में गया, मुझे कोई डर नहीं लगा। आप बेटा जी वहाँ किस जगह के रहने वाले हैं कश्मीर में? मैं बडगाम संग्रामपुरा का रहने वाला हूँ सर, बीरू साइड हमारा। आप बडगाम संग्रामपुरा के रहने वाले हैं? अच्छा, तो बडगाम संग्रामपुरा में कभी नौकरी करने का मौका मिला हो या कभी आपकी पोस्टिंग वहाँ रही? नहीं, संग्रामपुरा एक छोटा सा गांव था सर, हम वहाँ कभी नहीं रहे, और 10 साल में रहा वहाँ। मतलब 80 में मेरी नौकरी लगी, 90 में मास माइग्रेशन हुआ तो मैं निकल गया वहाँ से, यानी 10 ही साल में अपने गांव में नौकरी के बाद रहा, तो मौका नहीं कभी लगा, उधर नहीं गया। तो लेकिन क्या इस बात को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बडगाम में ही चाडूरा में आपका बेटा काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था, और आप भी बडगाम के रहने वाले ही हैं, तो आपको किस हद तक ये लगता है कि कोई जानने पहचानने वाला ही है जिसने आपके बेटे के बारे में आतंकवादियों को खबर दी है? क्योंकि ये सुनियोजित तरीके से सब कुछ लग रहा है, वरना तहसीलदार चाडूरा के दफ्तर में पहुंचना, फिर एक कश्मीरी पंडित बच्चे को ढूंढना, फिर गोली चलाना। देखो सर, मसला ऐसे है कि यहाँ से जो हमारा पुश्तैनी गाँव है, उससे न उसका लेना देना था, वो कभी जाते नहीं थे, हार्डली 2 बार गए होंगे, लिहाजा वो कोई मसला नहीं था उसका कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो बडगाम से कोई 20 किलोमीटर दूर था, ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में 20 किलोमीटर दूर है, यानी 50-60 किलोमीटर का आपस में फ़र्क है, 50 किलोमीटर कम से कम। तो लिहाजा इस एंगल से देखा जाए कि कोई गाँव या कोई हमारा पुराना वो मसला नहीं था। ये एक मतलब बेशक संयोजक तरीके से कत्ल किया, वेल प्लानिड है, लेकिन इसको खानदानी या ज़ाती दुश्मनी वो नहीं थी, वो कोई मसला नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कोई जानने वाला जो आतंकवादियों के साथ मिला हुआ हो, जिसको पता हो ये कौन है, किसका बेटा है, कैसे, क्या इस एंगल पर भी आपने कभी सोचने की कोशिश की? क्योंकि देखिए, आतंकवादियों की मदद तो जाहिर सी बात है, कोई लोकल कर रहा है तो तभी तो वो आपके बेटे तक पहुंच रहे हैं। देखो सर, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं था, क्योंकि मैं बहुत जगह पर रखा मैंने, चलो हर एक किसी के साथ मेरा कोई नहीं था, भी हर एक की। उसमें यह है कि उसके जो ऑफिस में मैं नहीं था साथ, वहाँ ऑफिस में 100 आदमी थे या 50 आदमी, जो भी है, 10, 30, 50, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो तो वो मैं नहीं कह सकता। वो तो किसी जांच के दायरे में ही पता चल जाएगा कौन उसमें इन्वॉल्व था, कैसे इन्वॉल्व था, वरना ये भी हकीकत है कि उसको नाम लेकर पुकारा गया, बाय नेम। राहुल भट्ट कौन है, उसको बुलाया गया, तो कहने का मतलब ये है कि उसको टारगेट किलिंग की गई बाय नेम बोलकर, नाम बुलाकर। मतलब ये नहीं है मिलिटेंट अटैक, इसको नहीं कह सकते। मिलिटेंट अटैक आता तो कमरे को फायर कर लेता, तो उसमें बच जाते नहीं, उसने पर्सनली नाम लेकर किसी बंदी को बोला, नाम लिया बाज़ाब्ता।
तो क्या आपने वहाँ पर किसी से मालूम करने की कोशिश की कि भाई इतनी भीड़ रहती है तहसील के ऑफिस में, 2 लोग आए पिस्टल लेकर, गोली चलाई, तो कोई पकड़ भी नहीं सका उनको, किसी ने रोका भी नहीं? से यकीन करो, ना वहाँ जो तहसीलदार प्रेजेंट है, ना उसने मेरे साथ बात की, ना कोई उसका कुलीग थे, कम से कम फ़ोन पे करते कि भाई इस तरह मसला हो गया, किसी ने बात नहीं की। इवन कि वहाँ का तब का SHO था, पहली बार मैंने उसको वो PCR से फ़ोन करवाया, उसने मुझे बोला कि इस तरह लिया, उसके बाद उसने भी बात नहीं की। कोई अफसर नहीं, SDM नहीं, DC ऑफिस से ACD नहीं, ACR नहीं, DC साहब नहीं, जब ये नहीं कॉपरेट करे तो उसके अलावा क्या बोल सकते? ये गवर्नमेंट के लोग हैं, अफसोस का इजहार तक नहीं। DC साहब की ये जिम्मेवारी नहीं बनती थी, उसका एक ऑप्शन था। बेशक कुछ भी हालात हो सकते हैं, लेकिन उसको चाहिए था। आज की डेट तक उसने फ़ोन नहीं किया, उसने ये नहीं पूछा कि भाई चलो अब ये रह गया, ये करना है आपको, नहीं पूछा। बेशक वो IAS अफसर है, पता नहीं क्या है, वो अपने आप को समझता है, मुझे नहीं समझता। मुझे इस बात की इंक्वायरी पहले DC साहब को से इंक्वायरी करनी चाहिए कि वो कैसे इसमें बिल्कुल ही नकारा उसने। ठीक है भाई, लोग मरते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, वो नहीं मसला होता है, लेकिन एक इंसान का, एक DC लेवल का IAS अफसर वो इस तरह से इनकार है, वो खुदा अपने आप को समझने लगा, खुदा से बढ़कर ही, कि उसने हमको फ़ोन नहीं किया। देखो गवर्नर ऑफिस से, देखो गवर्नर साहब बड़े हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं से किसी न किसी बंदे को यहाँ भेजा, भाई उनको बोलो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो है, वो हम समझते हैं। लेकिन एक DC पर्सनली जिसके वो मुलाजिम सबॉर्डिनेट था, उसने नहीं किया। और वो पता नहीं किस को मानता है, या तो उसको बड़ी ऊपर जान पहचान है, ऐसे लोगों को उन्होंने रखा, उसने आज तक बात नहीं की। कोई बात आपसे नहीं, कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं। कम से कम बोलता है ये कि भाई अब आप इसका मिसेज का मसला रहा, इसके बच्चे का मसला रहा, DC ने ही सोचा था ना। वो इतने गुरूर में है, मैं बोलता हूँ ऊपर वाला क्या करे, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए, ये उसके साथ होना चाहिए, उसके बच्चे के साथ होना चाहिए, ऐसा ही। तब उसको पता चल जाता है कि बच्चे का दर्द क्या होता है। आप बोलते हो ये, या SP साहब थे, SP साहब मेरा जानवर अच्छा था, ताहिर साहब थे, उनको मैंने 10 बार उस वक्त फ़ोन किया, उसने भी फ़ोन नहीं किया। तो अब फोन उठाया आपका? फ़ोन नहीं उठाया जी। अब बड़े जी, ये तो वहाँ जो लॉबी है वो VIP लॉबी है, ये बड़ी सख्त है। आपने इस डिपार्टमेंट को अपनी पूरी उम्र दे दी, और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि जिस मोहब्बत और जिस शफ़क़त के साथ आप सेक्रेटरीट में मिला करते थे, और जिस प्यार के साथ आप हर एक से मिला करते थे, उसकी कोई मिसाल नहीं है। मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि आप पुलिस में काम करते हैं। तो ये डिपार्टमेंट का DG साहब की तरफ से कोई फ़ोन आया हो, या उसके नीचे ये लेवल? DG साहब के नहीं, लेकिन जो जम्मू की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, ये डिविजनल ADG, सारे पुलिस अफसर आ गए। हम नहीं बोलेंगे, हम क्यों गलत बोलेंगे? हमने देखो ना, गलत नहीं बोलना है, हमने जो हकीकत है उसको हम बोलेंगे, ना हम गलत का साथ दे देंगे। हमने तब नहीं साथ दे दिया तो आज क्या जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ। जो साहब मैं वही बता रहा हूँ, जो हकीकत है, जो अप टू पॉइंट है वही मैं बता रहा हूँ। मैं कोई जोड़ नहीं रहा हूँ, मैं इसको लिए किसी को फंसाऊंगा, मुझे फंसाने से कुछ नहीं मिलेगा, मुझे क्या उससे मिल जाएगा। मुझे अपना दर्द ये बोलता है, जो हकीकत है वो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ डिविजनल जो कैडर के अफसर है वो सारे आ गए, सारे आ गए। अब मैं नाम जो आ गए वो सारे लगभग आ गए, जिनका फर्ज बनता है उनके आ गए। मुझे ये भी बताइएगा कि ये भी कहीं पे मैंने सुना कि उनको लगातार फ़ोन आ रहे थे वहाँ से कि आप फ़ॉरेन ड्यूटी पर आइए, और आपके शायद भाई साहब बीमार हैं, उनकी वो अलील थे, उनको देखने के लिए वो नारायणा हॉस्पिटल में थे, और यहीं पर थे, घर में जा नहीं रहे थे, तो उनको लगातार फ़ोन आ रहे थे। लगातार फ़ोन, उसमें तो उसको हमेशा आते ही रहते थे, डिपार्टमेंट से कहीं कुछ, उसका तो वो बिजी शेड्यूल था ही था। अब ये नहीं हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने ही किया, आपके वापस बोला, वो ऐसी पता नहीं, उस बात का पता नहीं, उस बात का कोई पता नहीं, क्योंकि जब वो यहाँ आता था फिर उसको बोलते थे आ जाओ, तो मेरे ख्याल में वो भी हुआ होगा, क्योंकि तहसीलदार वहाँ नया कोई आ गया था, तब एडजस्टमेंट हुई थी, उस सूरत में मत बुलाया होगा जल्दी, या होता है दफ्तर में होता है, ये लीव नहीं है भाई आप आ जाओ जल्दी, तो वो हो सकता है। मुझे बताइए, ये वहाँ क्वार्टर में रह रहे थे या वहाँ पर ये किराए पर रह रहे थे? नहीं, ये शेखपुरा में रह रहे थे, शेखपुरा में हमारा क्वार्टर है उस बच्चे का, शेखपुरा से ये अप डाउन करते थे रोज। अपनी गाड़ी में अप डाउन करते थे या बस में? अपनी गाड़ी में अप डाउन करते थे।
लेकिन कभी आपके साथ इसने कोई ऐसी बात नहीं किया कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है, या मुझे कोई फ़ोन आया, या मुझे कोई धमकी दी गई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई मुझे कभी नहीं बोला गया। नहीं नहीं, मुझे नहीं कभी बोला गया। दूसरा मुझे ये भी बताइएगा, क्या कभी आपको जो आप, क्योंकि आपकी बडगाम डिस्ट्रिक्ट के ही हैं, कभी घर वापस जाने का मौका मिला, वो जो प्रॉपर्टी वहाँ पर है उसको देखने का मौका मिला? हाँ, मैं पिछले साल दिल्ली जाता था। मैं सुबह खाना खा के या सुबह खाना अपनी गाड़ी में लेकर जाता था अपने गाँव। रिटायरमेंट के बाद अब आपको लगा था कि चलो मैं थोड़ा अपने वो तार शार मैंने बादी काफ़ी खा चुका, मैं जाता था, मैं गलत नहीं बोलूँ, मैं सुबह जाता था, शाम को वहाँ से वापस आता। यानी अब आपको लग रहा था रिटायरमेंट के बाद कि अब मेरे पास कोई काम नहीं है, चलो अपने पुराना ज़मीन को देख लूँ। मैं देखा मैंने अपना ज़मीन, जाता था मैं वहाँ मेरा प्लान था और भी कुछ ये तार शार बांधने का, वो मैंने किया। वो आधा ज़मीन रह गया, वो तार देनी थी, वो मैं जाता था। मतलब अब चूंकि आपके बेटे की शहादत के बाद बेटा जी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि दोबारा से वहीं से शुरू हो गई है जहां पर आप 2020 में इसको छोड़ गए थे कि ठीक है अब कम से कम सुकून और इत्मीनान के साथ मैं रहूंगा, बेटे दोनों मुलाजिम हैं, वो अपना काम करते रहें। देखो सर, जब मैं रिटायरमेंट हो गया, मैं अपने आप को बड़ा लकी आदमी समझता था कि मैं रिटायर हो गया, बच्चे जो अपने उनकी जिम्मेदारी है, जो भी वो करे, ज़िंदगी में खुश रहे, अपने आप खाते कमाए, वो मुझे कोई टेंशन नहीं था। मैं अपनी जगह खुश था, मेरी मतलब फैमिली मेरी खुश है तो चलो मैं भी खुश हूँ। मुझे बच्चों का ये नहीं था, वो अपने जगह से ही थे, मैं अपना जितना मेरे से हो सकता था उनको वो हेल्प तो मिलनी ही मिलनी थी, लेकिन हम उसमें नहीं पड़ते। मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था ये 1.5-2 साल, लेकिन अब ज़ीरो से फिर स्टार्ट करना, ये आपकी बात सही है, दोबारा से करना है, क्योंकि अब मेरे सामने मेरी बच्ची नहीं थी कोई, अब मेरे पास 2 एक्स्ट्रा बच्चियाँ आ गई। अब मेरी डॉटर इन लॉ वो भी मेरी बच्ची है, अब उसकी बच्ची भी मेरी बच्ची, अब 2 बच्चियाँ हो गई। अब मैंने जैसे 2 लड़के पाले थे सन 1985 से, अब लड़कियां 2 पालनी हैं 1912 से, ये 20-22 से, ये हाल है। और इसके बीच में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये सही नहीं लगा कि वो आपसे फ़ोन पर रब्ता करते, अफसोस का इजहार करते और साथ में आपको ये भी यकीन दहानी कराते कि आपका जो मामला है, आपकी बेटी का जो मामला है, आपकी बहू का जो मामला है, उसको हम इस तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपके बेटे के मामले में हम ये कर रहे हैं। देखो जी, अब इनका सर्विस बुक है, वो बोलते भाई डीसी साहब के पास, जब डीसी साहब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, एडिशनल डीसी ACR उनके पास सर्विस रिकॉर्ड है सारा, वो क्या करेंगे, वो कम से कम कन्वे करके भाई इस तरह चलो हम नहीं कर सके, उस दिन फ़ोन नहीं कर सके, चलो भाई हुआ ये मान लेते थे, आज तक किया ही नहीं। वो बड़े उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी का लड़का मर जाए उनको क्या फ़र्क पड़ जाए। ट्रांसफ़र डिलिबरेटली नहीं की तो जनाब अली मरे कोई मरे, उनके ये उनका चलता है धंधा, वो इस वक्त भी ऑफिस में होंगे, कॉन्फ्रेंसें करते होंगे कि हमने ये किया। अब हम क्या बोल सकते हैं इसके अलावा। मुझे बताइए अब आप क्या चाहते हैं कि इस मामले में क्या होना चाहिए, क्योंकि सरकार तो ऑलरेडी कह रही है कि इसमें एक सिट कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, सिट इसमें प्रोब कर। सिट में मैं आपको बताऊं, मैं भी खुद पुलिस महकमे में रहता हूं, सिट एक अपनी ही टीम होती है, उसमें SHO कंसर्न होगा, उसमें SP कंसर्न होगा, DSP, मैंने SP साहब की बात आपको कराया, इसमें लोकल टीम होगी SI। इसमें इससे बेहतर है कि इनको क्यों नहीं, जो टेररिस्ट के लिए इन्होंने SIA बनाया है, हाँ SIA, चलो NIA को भी नहीं दे सकते हैं ये कि चलो भाई छोटा केस है, ये कोई उनके लिए छोटा केस है, हमारे छोटा केस तो है नहीं, क्योंकि ये तो बड़ा संगीन मामला है। मैं बोलता हूँ उनके लिए तो छोटा ही केस है, लेकिन मेरे लिए बड़ा केस है, कम से कम SIA बनी हुई है उसी के लिए, उसको क्यों नहीं दे देते। ये कुछ इसमें देखो ना, सबसे पहले उसमें हर एक एंगल से इंक्वायरी होगी, उससे पता चल जाएगा। SIT क्या करेगी, SIT उन्होंने हमें टालने के लिए एक टालने का एक तरीका है और कुछ नहीं। ऐसा उससे काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आप कहने के SIA से ही प्रोब होना चाहिए, प्रोब तो कम से कम सही हो। मैं सुबह परसों से यही बोल रहा हूं कि मुझे खाली सही जांच चाहिए, सही लोगों को सजा मिले, कौन कौन इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्वमेंट है। अब आप लोकल अफसर को वहां जो खुद इन्वॉल्व है उसको बिठाओगे सीट में, तो वो क्या मेरी इंक्वायरी करेगा, वो तो कर नहीं सकता है। वो जब खुद इन्वॉल्व है, खुद क्या करेगा मेरे उसकी पैरवी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर वो इंक्वायरी हो तो वो ठीक है, नहीं इसको मिलिटेंट ने नहीं मारा, इसको डॉक्टर बाबा ने मारा, ये तो सीधी सी बात है। ये मिली-जुली बात है, भागीदार मिलिटेंट के साथ क्या था इसको बेचारे को। जो आपके साथी थे सिविल सेक्रेटरीट में,
उन सब ने आपको, मुझे लगता है आपको याद किया इस मैं हर कोई बंदा जो मुझे जानता है लगभग हर एक ने फ़ोन किया। किसी को पता नहीं लगता, कोई फ़ोन बेचारा बोलता है यार हम शर्मिंदा है। तो मैं आज बताऊं, 30 साल पहले मेरे साथ एक कुलीग रहा था, वो इधर कंगन साइड का था। वो बेचारा आज सुबह मुझे उसने किसी मेरे साथी से फ़ोन किया, उससे पता चला कि नंबर उसका दे दो। उस बेचारे ने, हम क्यों गलत बोलेंगे, उसने बेचारे ने रोया सुबह, आज सुबह की बात, उसने मुझे फ़ोन किया वहाँ से, बड़ा दुख हुआ। तो लेकिन मतलब ऐसी बात नहीं है, हमारा जो साथी है ना, वो अभी इनर जो सोल था वो नहीं मरा हुआ है। इनर जो है हमारा, वो दिल जो हमारा, वो खून जो है वो हमारा अभी उतना वो नहीं हुआ था। लेकिन अब ये बला बीच में आ गई तो इसको क्या कर सकते हैं। अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या बेटा जी आपको ये लग रहा है कि ये जो नौकरियां दी गई थी कश्मीरी पंडित बच्चों को रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन के लिए दी गई थी, कि आपको ये नौकरी दी जा रही है, आप वहाँ चले जाएं, आप पहले वहाँ बस जाएं, फिर आपका परिवार आएगा, फिर आप वहाँ मकान बनाएंगे, फिर सारा सिलसिला दोबारा से शुरू होगा, आप फिर कश्मीर में दोबारा से बसने के लिए वापस जाएंगे। क्या आपको लगता है कि पिछले 12 सालों में ये मुमकिन हो पाया है कि कश्मीरी पंडित बच्चे जो वहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं वहाँ बसने का प्रोग्राम बना सकें? क्या आपका बेटा कभी आपको ये कहता था कि मैं यहाँ मकान बनाऊँगा अब, या मैं ज़मीन ख़रीदूँगा, या मैं श्रीनगर में प्लॉट लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा? देखो सर, ये चेंज जो हो गया इतना था कि श्रीनगर में किसी का जी नहीं चाहता है। हमारा तो आबाई गांव है, हमारा दिल नहीं चाहता है वहाँ से निकलना। 2000 जो पिछले साल तक 21 तक जो हालत थी समझो, तो वहाँ ये नहीं कि हर एक का दिल करता था कि मैं वहाँ बस जाऊँ। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ कुछ ऐसी स्ट्रेटजी चेंज हो गई कि हम कुछ नहीं कर सके। अब हमारे बच्चे जो है वो समझो एक पिंजरे में बंद है। कोई भी हो, शेखपुरा हो, ये अनंतनाग वाला ये हो, वहाँ से बड़गाम हो, बारामूला हो, कुपवाड़ा हो, वो हमारे अब पिंजरे में बंद है वहाँ लड़के। अब वो जो मुर्गे खाना होता है ना, ज़बा खाना, उसमें से मुर्गा निकालते हैं, चूज़ करते हैं, पिकन चूज़ करके मार देते हैं, चलो भाई खरीदा। वही हाल है हमारे बच्चों का वहाँ। आपको लगता नहीं कि सरकार को अब इन बच्चों को लेकर ट्रांसफ़र पॉलिसी डिवाइस करनी चाहिए, जिससे कम से कम इनको उन इलाकों में नौकरी करने का मौका मिले जिन इलाकों में कम से कम ये सेफ़ हों? क्योंकि आप कहते हैं घाटी में ये सेफ़ होंगे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, मज़दूरों को मारा जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, और वक्तन फ़वक्तन जब वो चाहते हैं तब वो टारगेट करते हैं, और फ़ौज बाद में ज़रूर टेररिस्टों को मार देती है, लेकिन जो नुकसान हो जाता है वो तो हो ही गया। देखो सर, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? गवर्नमेंट इसीलिए होती है, गवर्नमेंट सहूलियत के लिए होती है, गवर्नमेंट किसी और काम के लिए। गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को सही, अगर उनको लग रहा है, देखो ना, अगर टारगेट किलिंग हो रही है तो इसका भी हल करना है ना कुछ लाना चाहिए, और ज़रूरी लाना चाहिए। ये ज़रूरी है। अगर कोई कदम आप लोगों ने उठाना, सबसे पहले इनको सेफ पैसेज देनी है, सेफ जगहों पर, सेफ जोन में रखना है, तब जाकर कहीं बात बनेगी। मुझे ये बताइएगा कि आप चूँकि राहुल के पिता हैं, आप अभी भी जम्मू में रहते हैं, दुर्गानगर में रहते हैं, तो आपने संग्रामपुरा जाने के बारे में या वहाँ पर बसने के बारे में पिछले रिटायरमेंट के बाद कभी सोचा, जहन में आया कभी, या आपको लगता है कि हालात नहीं है, साजगार नहीं जा सकते? मैं आपको बता दूंगा सर, संग्रामपुरा जो है वो थोड़ा बहुत हमारे से बड़गाम से 25 किलोमीटर पीछे है। तो वहाँ जो हमारा गांव था, बेसिकली जोग्राफिया के लिहाज से वो अलग गांव था, उसमें 7-8 घर थे पंडितों के, हमारा गांव अलग, हमारा ज़मीन अलग था, सारा कुछ। तो वहाँ इस वक्त बसने के हालात हमारे नहीं थे। हालांकि माहौल अच्छा था, माहौल की बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ 98 में किलिंग हुई थी ऑलरेडी, 7 बंदे मारे थे। उसीलिए हमारा किसी का जी नहीं चाहता था वहाँ जाना कि वहाँ बसे। हाँ, अगर कहीं सिटी में, जैसे हमारा क्वार्टर शेखपुरा में था, तो हम चाहते थे वहाँ बैठे, बस क्वार्टर में ही, इतना ही हद है हमारी सर। अब आज के दौर में श्रीनगर में कोई मकान नहीं ले सकता, महंगाई इतनी है, वो हम ख्वाब में भी नहीं सोचते। शुक्रिया। तो ये राहुल भट्ट जी के पिताजी हैं। आपने इनसे एक बात तो बड़ी साफ सुन ली कि डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने क्या इतना भी सही नहीं जाना कि वो राहुल जी के पिताजी को फ़ोन करते, इजहार अफसोस करते? वहाँ का प्रशासन इनके फ़ोन कॉल का जवाब नहीं देता, क्यों नहीं देता? ये भी बहुत सारे, ये भी वो सवाल हैं जिन सवालों के जवाब प्रशासन को देने होंगे। और तीसरी सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही कि मेरे बेटे के जाने के बाद
मेरी ज़िंदगी वापस वहीं पहुंच चुकी है जहां से मैंने ज़िंदगी को आराम से और सुकून के साथ जीने की शुरुआत की थी। दिल में ये ख्याल आ गया था कि मेरा बेटा जो है वो अब नौकरी कर रहा है, मैं कम से कम अपनी ज़िंदगी आराम से जीऊँगा। लेकिन मुझे दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू करनी है। जैसे 1985 से मैंने 2 बेटे पाल पोस कर बड़े किए, जवान किए, अब मेरी बहू है और मेरी पोती है जिसको मैंने उसी तरीके से पालना पोसना, पालन पोषण इनका करना है जैसे मैंने अपने 2 बेटों का किया था। बहुत बड़ा सवाल है। और वो तमाम समाज के ठेकेदार जो आज भी ये समझते हैं कि राहुल भट्ट की इस शहादत के बाद भी हमको घरों के अंदर दुबक के रहना चाहिए, आज बिट्टा जी के ये आंसू, ये इनकी परेशानी साफ तौर पर ये सवाल पूछती है कि आप कब तक खामोश रहेंगे और कब तक दरिंदे इसी तरीके से अपना ये नाच करते रहेंगे।